गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर में भूदान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत में कृषि सुधार हुआ, भूमि सुधार हुआ, उसी का एक भाग है। तो इस चैप्टर में छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपसे संक्षिप्त में एक टिप्पणी भी पूछी जा सकती है कि भूदान आंदोलन क्या था और उसमें क्या हुआ। तो बच्चों, सबसे ज़रूरी बात है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया भारत में। तो जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे विनोबा भावे, उन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ किया भारत में। इनका जन्म जो महाराष्ट्र में हुआ था 11 सितंबर 1895 को। 1916 के वर्षों में ये साबरमती आश्रम में गांधी जी के संपर्क में आए और वहीं पर वो गांधी जी की अहिंसावादी नीति, रचनात्मक कार्यों से प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी का अनुसरण करने का निश्चय किया। अपने रचनात्मक कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की और इसी के माध्यम से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार की प्रक्रिया सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, वो विनोबा भावे ने देखी, अनुभव किया। उसी दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि शांतिपूर्ण ढंग से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः उन्होंने यह उद्देश्य बनाया कि शांतिपूर्ण ढंग से जो जमींदार वर्ग था उसको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दान के रूप में दे, ताकि जितनी भी ज़मीन इकट्ठी होगी उसको भूमिहीन किसानों, श्रमिकों आदि को दिया जा सके, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। जब भूमि सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उस समय जमींदारों, किसानों और जो विभिन्न तरह के प्रकार के छोटे छोटे किसान थे उनमें आपस में विरोध की स्थिति थी। किसान वर्ग यह चाहता था कि अंग्रेज़ों की दास्ता के दौरान उन्हें जो जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग का शोषण सहने को मिला, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इसलिए भाग लिया ताकि वो इस जमींदार और जागीरदार वर्ग का उन्मूलन कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक खेती कर सके। तो किसान वर्ग यह चाहता था और इस बात के लिए पूरी तरह तैयार था कि जागीरदार वर्ग को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, और जो जागीरदार वर्ग था वो अपनी भूमि को अपने अधिकार में रखना चाहता था, किसानों में नहीं बांटना चाहता था। तो इस तरह से दोनों वर्गों के मध्य अंतर्विरोध की स्थिति विद्यमान थी। तो जो इस समय सरकार ने प्रयास किए भूमि सुधार के माध्यम से, तो कुछ हद तक सरकार ने जागीरदारी और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इन कार्यों के बीच में रचनात्मक कार्यकर्ता विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जमींदार वर्ग को शांतिपूर्ण ढंग से इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो अपनी भूमि का छठा हिस्सा भूमि दान में दें। तो इस तरह से जमींदार वर्ग को जगह जगह भ्रमण करके, जगह जगह घूम के उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो जमींदारों से भूमि प्राप्त हो उसको भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों को दे दिया जाए। इसी दौरान क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में किसानों ने बलपूर्वक, हिंसापूर्वक जमींदारों की ज़मीन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि किसान वर्ग जो था वो जमींदारों से नाराज़ था। अतः विनोबा भावे ने इससे प्रेरित होकर भूदान आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। अब जो संक्षेप में आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है कि भूदान आंदोलन क्या था, तो इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि इसकी क्या प्रगति हुई भारत में। तो जैसा कि विनोबा भावे ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था कि शांतिपूर्ण ढंग से जमींदार वर्ग से भूमि ली जाए और उसको किसानों में बांट दी जाए, तो इसी तरह से उन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का अपना उद्देश्य बनाया और
जमींदारों को इस बात के लिए तैयार किया कि वह अपनी भूमि का छठा हिस्सा भूमिहीन अपना हिस्सा दान में दें, जिससे भूमिहीन और गरीब किसानों के मध्य बांटा जा सके। इसमें उन्होंने उद्देश्य बनाया कि कम से कम 5 करोड़ एकड़ ज़मीन प्राप्त हो सके ताकि उसका शांतिपूर्ण ढंग से बंटवारा किया जा सके। कांग्रेस ने भी इस भूदान आंदोलन को समर्थन दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो है कि भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। दूसरा छोटा क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ? तो इस आंदोलन का शुभारंभ 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से इन्होंने किया। तो ये ध्यान रखना ये चीज़, 18 अप्रैल 1951 आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव। इस आंदोलन के दौरान विनोबा भावे ने आसपास के किसानों की स्थिति को देखा और उन्होंने लगभग 3-4 महीनों तक आसपास के गांव का लगभग 200 गांवों का दौरा किया और भूदान के रूप में लगभग 12,200 एकड़ भूमि प्राप्त की। जब वहाँ उन्हें थोड़ी सफलता मिली तो उसके बाद वो उत्तर भारत की ओर बढ़े और यह आंदोलन उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल गया। पवनार आश्रम से दिल्ली तक उन्होंने लगभग 62 दिन की पदयात्रा की और इस पदयात्रा के दौरान उन्होंने जमींदारों को तैयार किया, मनाया और लगभग 19,436 एकड़ भूमि इनको दान के रूप में प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से उत्तर प्रदेश की पदयात्रा की, जहाँ से भी उन्हें लगभग 2,95,018 एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई, जो एक अच्छी सफलता थी। इसके बाद इन्होंने बिहार में अपने प्रयास किए और बिहार में 839 दिन की यात्रा में लगभग इनको 22,32,474 एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त हुई। इस तरह से इन्होंने जो बिहार में इनको सफलता मिली, इससे वहाँ के समाजवादी जो नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने विनोबा भावे के कार्यों से प्रभावित होकर वे भी भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह से बच्चों देखो तो बिहार में इस आंदोलन को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन जिस तरह से जमींदारों ने अपनी भूमि दान में दी तो उससे जो बड़े किसान थे और जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, वो एकदम इस आंदोलन की सफलता से थोड़े घबरा गए। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ ऐसे काम किए कि इस आंदोलन की प्रगति वहाँ पर थोड़ी कम हो गई। इसके बाद विनोबा भावे ने बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में भी पदयात्रा की और इस पदयात्रा के माध्यम से उन्हें अल्प मात्रा में उनको भूमि का दान प्राप्त हुआ। राजस्थान में अधिक सक्रिय नहीं हुए। इस समय इनकी गतिविधियां यहाँ पर अधिक नहीं हो पाई। राजस्थान के कुछ नेता थे जैसे गोकुलभाई भट्ट और सिद्धराज ढड्ढा के नेतृत्व में यहाँ पर भूदान आंदोलन चला, लेकिन उसको आशातीत रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक अनुमान के मुताबिक बच्चों 1955 तक भूदान के अंतर्गत कुल 40 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई, जबकि लक्ष्य कितने का था? 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जो इसके अंतर्गत कार्यकर्ता कार्यरत थे, सरकारी अधिकारी से जुड़े हुए थे, कर्मचारी जुड़े हुए थे, तो उनके कार्यों में लापरवाही, शिथिलता आदि के कारण ये धीरे धीरे आंदोलन कमज़ोर पड़ता गया और केवल प्रचार कार्यों और कागज़ तक सिमट कर ही रह गया। अब लास्ट में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें है उसका मूल्यांकन करेंगे, किस तरह से इसमें क्या सफलता मिली। एक तरह से अगर इसकी मूल्यांकन किया जाए तो हम इस बात को तो देखते हैं कि जब विनोबा भावे ने इतनी एकड़ भूमि प्राप्त की तो उसके दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, स्वेच्छा से जमींदारों ने अपनी भूमि का दान किया। तो एक तरह से यह आंदोलन कृषक हिंसा को रोकने में तो सफल रहा, लेकिन जो उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति में असफल रहा, क्योंकि भूदान के अंतर्गत जो जमींदारों ने भूमि दान की थी उसमें से अधिकांश भूमि ऐसी थी जो या तो बंजर थी, कृषि योग्य नहीं थी,
या अधिकतर भूमि जो थी वो विवादों में फंसी हुई थी, जिसको भूमिहीन किसानों में बांटना संभव भी नहीं था। अधिकारियों और इसके कर्मचारियों की लापरवाही और दूरदर्शिता की कमी से जो भूमि प्राप्त हुई भूदान आंदोलन के अंतर्गत, उसका भी उचित बंटवारा नहीं किया जा सका, क्योंकि जो समितियां कार्यरत थी इसके अंतर्गत वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। और इसके संचालन के लिए, भूदान आंदोलन के संचालन के लिए एक गांधी स्मारक निधि थी, जिससे आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी, इसकी गतिविधियां संचालित हो रही थी। लेकिन जब इसमें लापरवाही नज़र आने लगी, आंदोलन को सफलता नहीं मिली, तो धीरे धीरे ये गांधी स्मारक निधि की आर्थिक मदद भी बंद हो गई। इस आंदोलन को भूमिहीन किसानों और श्रमिकों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि कुछ हद तक उनको सफलता मिली, इनको भूमि मिली जिस पर उन्होंने प्रयासों के द्वारा कृषि के लिए संभव बनाया। धीरे धीरे फिर यह आंदोलन कमज़ोर पड़ता चला गया और कुछ समय बाद यह पूर्णतः समाप्त हो गया। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि विनोबा भावे ने एक अच्छा प्रयास किया भूमि सुधारों के अंतर्गत, लेकिन उस समय की परिस्थितियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उदासीनता, सहकारी समितियों का सही ढंग से काम न कर पाने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। धन्यवाद।